dear students, for the class plus 2 and from the unit current electricity, we have discussed about a lot of topics named as the Ohm's law, फैक्टर स्पेक्ट्रल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आती है R = ml डिवाइड बाई a n स्क्वायर टाउ। इन सब बातों के बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक, दैट इज होमिक एंड नॉन होमिक डिवाइसेस। कौन से डिवाइसेस को तो होमिक कहा जाएगा और कौन से डिवाइसेस को नॉन होमिक कहा जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, होमिक डिवाइसेस वो होते हैं जो होम्स लॉ को ओबे करते हों। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम उस डिवाइस के लिए काम करना चाहें, ग्राफ प्लॉट करना चाहें V और I के बीच में, तो वो हमेशा आपकी एक स्ट्रेट लाइन हो। ओके, मतलब यहां पर ये जो आपका एंगल बनता है, ये आपका एंगल लगभग आप मान के चल सकते हैं कि आपका 35 डिग्री से और लगभग ये आपका 60 डिग्री तक आराम से हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो डिवाइस है वो एक होमिक डिवाइस है। नॉन होमिक डिवाइस के बारे में बात करेंगे। क्या होता है इसमें कि ऐसे डिवाइसेस जो आपके होम्स के लॉ को ओबे ना करते हो, मतलब उनके लिए जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये किसी भी तरह से सेटिस्फाई ना हो सके। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया ट्रांजिस्टर के बारे में। दूसरा जो हमारे डायोड्स होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड्स, या जो डिवाइस डायोड हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं डिवाइस डायोड, वो भी ओम्स के लॉ को ओबे नहीं करते। थर्ड नंबर के ऊपर आप जो वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं, आप उनका नाम लिख सकते हैं कि ये भी हमारे ओम्स के लॉ को ओबे नहीं करती हैं। जैसे अगर हम डायोड की बात करें तो सिंपली मैं एक बात मान के चलता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं जिसका नाम होता है जीनर डायोड, जिसका यूज हम करते हैं एज वोल्टेज रेगुलेटर। मतलब हमारे जो वोल्टेज है उसको रेगुलेट करने के लिए हम इस डायोड का यूज करते हैं। और ये हमारा जो डायोड है ये हमेशा रिवर्स बाइसिंग में काम करता है। ठीक है, जब हम इसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं और उसके लिए अगर ग्राफ बनाएं, तो हमारा जो ग्राफ है, देखिए मैंने पहले कहा है कि ये रिवर्स बाइस में होता है, तो इसका जो ग्राफ है वो भी रिवर्स के अंदर बनेगा। इस साइड में आपका V होता है और इस साइड में आपका I होता है, मतलब X में होगा V और Y में होगा आपका I। इसका जो ग्राफ बनता है V और I के बीच में, ये इस तरह का बनता है। मतलब एक वोल्टेज आपको यहां पर मिल जाती है जिसको आप ब्रेकडाउन वोल्टेज के नाम से जानते हैं। उस ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद में क्या होगा कि आपकी वोल्टेज की वैल्यू है वो तो बिल्कुल रेगुलेट हो जाएगी, वो तो कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में आप करंट की जो वैल्यू है वो कितना भी ले सकते हैं। तो एक हिसाब से अगर हम इस ग्राफ को देखें तो क्या यहां पर हमारा ओम्स का लॉ ओबे हुआ? नहीं होता है। यहां से थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत यहां से ओम्स लॉ ओबे होने लग रहा है कि V की वैल्यू बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से I की वैल्यू भी लगातार बढ़ती हुई आ रही है। हालांकि परफेक्टली तो ये भी नहीं है, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक हम ये कह सकते हैं। लेकिन ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद में तो जो ग्राफ हमारा बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन जो इस तरह का ग्राफ बनता है, ये तो बना ही नहीं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो डिवाइसेज होंगे ये नॉन होमिक डिवाइसेज होते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है सिंपली थर्मिस्टर्स। ये हमारे भाई हीट सेंसिटिव डिवाइस होते हैं। हीट सेंसिटिव डिवाइस, अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखिए यहां पर जो आगे वाले कुछ अल्फाबेट हैं वो हमें टेम्परेचर के बारे में शो करने लग रहे हैं, और पीछे वाले जो कुछ लेटर हैं वो हमें रेजिस्टेंस के बारे में डिनोट करने लग रहे हैं। तो एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर के हिसाब से जो रेजिस्टेंस का वेरिएशन है और उससे जो डिवाइसेस बनाए जाते हैं, उन्हीं डिवाइसेस को थर्मिस्टर्स के नाम से जानते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी? ए थर्मिस्टर इज ए हीट सेंसिटिव डिवाइस हुज रेजिस्टिविटी चेंजेस वेरी रैपिडली विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होगा तो उसके हिसाब से आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी चेंज हो जाएगा। हालांकि कई बार इस टॉपिक को आपके सिलेबस के अंदर CBSE और HBSE के अंदर इसको इंक्लूड तो नहीं किया जाता, लेकिन ये हमारे काम में आने वाली चीज है। जैसे इसका यूज कहां पर करते हैं? वाइंडिंग बचाने के लिए। किसकी वाइंडिंग? ट्रांसफॉर्मर की कह सकते हैं आप,
जो आपकी मोटर है उसकी कह सकते हैं, और जो जनरेटर है उसकी वाइंडिंग कह सकते हैं। एक्चुअल में ये बनाए किस तरह से जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि इनका जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है। इनको ऑक्साइड से बनाते हैं, और अलग अलग मेटल्स जैसे कि आप कह सकते हैं निकल है, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, इनके ऑक्साइड से ये प्रिपेयर किए जाते हैं। और इनके जो कंपाउंड हैं ये नेचर से सेमीकंडक्टर भी होते हैं, साइज है वो इनका बहुत कम होता है, और किसी भी थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उसकी रेंज भी यहां पर बताई जाती है 0.1 ओम टू 10⁻⁷ ओम। काफी बड़ी वेरिएशन आप इनकी कह सकते हैं कि भाई इनकी जो रेजिस्टेंस का वेरिएशन है वो काफी बड़ा होता है, और टेम्परेचर के ऊपर मेनली ये डिपेंडेंट करता है। तो इसका यूज मैंने आपको बताया, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग बचाने के लिए, मोटर की वाइंडिंग बचाने के लिए, जनरेटर की वाइंडिंग बचाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि मान के चले किसी मोटर के अंदर से काफी लंबे टाइम तक करंट पास हम करवाते हैं, उसको ऑपरेट कर रखा है। एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब वो उसकी जो हीटिंग होती है मोटर वगैरह की, जनरेटर की आप कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर कह सकते हैं, वो हीटिंग काफी हो जाती है, तो उनको ब्रेक देना, मतलब उनको कुछ टाइम के लिए रोकना काफी जरूरी हो जाता है। और अगर मान के चलें कि हम वो काम करना भूल जाएं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी वाइंडिंग है वो काफी गर्म होने के बाद खराब हो जाए। इसलिए वहां पर थर्मिस्टर्स का यूज कर देते हैं कि एक डेफिनेट टेम्परेचर के हिसाब से थर्मिस्टर लगाए गए, उस टेम्परेचर के ऊपर जाने के बाद में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ऑटोमेटिक काफी बढ़ जाएगा, और उसके बढ़ने के बाद में जो मोटर, जनरेटर या ट्रांसफॉर्मर हम यूज करने लग रहे हैं वो ऑपरेट करना बंद कर देता है। कब तक? जब तक कि उसका टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल ना हो जाए। तो ये हमारे थर्मिस्टर्स का यूज है, आप इसको अच्छे तरीके से देखना। इसकी जो वेरिएशन है इनको अच्छे से देखना कि इसका वेरिएशन क्या होता है, और इसका यूज जो है वो आपको मैंने मेन जो था जिसको हम प्रैक्टिकली तौर पे देख सकते हैं वो उसके बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कार्बन कलर कोड। कार्बन कलर कोड, जो रेजिस्टेंस हमारे हैं वो कार्बन कलर कोड के बेसिस के ऊपर ही बनाए जाते हैं। इसको याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये इसके लिए आप कह सकते हैं कि एक ट्रिक है इसको याद करने के लिए। जो पहला हमारा बी होता है वो आप कहेंगे ब्लैक के लिए है, ठीक है। सेकंड ब्राउन के लिए, आर रेड के लिए, ओ जो हमारा है वो ऑरेंज के लिए है, वाई येलो के लिए। यहां पर ये जो पहला जी हमारा आएगा ये होता है ग्रीन के लिए, ये वाला जो तीसरा बी आया है वो यहां पर ये ब्लू के लिए है, वी वायलेट के लिए है, दूसरे वाला जी जो हमारा आया ये ग्रे के लिए है, और डब्ल्यू जो है वो वाइट के लिए है, ठीक है। इनकी काउंटिंग अगर हम लिखना चाहें नंबर, ये तो हो गया इनका लेटर एज एन एड टू मेमोरी, ये हमारे कलर का नाम हो जाता है यहां पर। अब लिखेंगे हम इसका नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर हम इसका मल्टीप्लर लिखें, मल्टीप्लर का यहां पर मतलब क्या है, इसको 10 की पावर की फॉर्म में लिखना है। 10 रेज़ टू पावर 0, 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, ध्यान से समझे बात को। इसका जो यूज है हमारे लिए वो किस तरह से होता है, एक और यहां पर कॉलम बना के हम लिख लेते हैं। जैसे अगर हमारा जो कलर है अगर वो गोल्ड हो, वो सिल्वर हो, या फिर कोई कलर ही ना हो, तो जो हमारा रेजिस्टेंस की टॉलरेंस है, एक्यूरेसी है 5%, 10% एंड 20%। ये चीज़ें हमें
काम में किस तरह से लेनी है, इनका यूज किस तरह से होता है, वो एक बार आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जनरली जो हमें रेजिस्टेंस मिलता है वो रेजिस्टेंस हमें इस तरह की शेप का मिलता है, एक सेल की शेप का मिलता है, और इसके ऊपर कुछ कलर की स्ट्रिप लगी होती है, जैसे कि एक स्ट्रिप यहाँ पर लगी हुई है, एक स्ट्रिप यहाँ पर लगी हुई है, एक स्ट्रिप यहाँ पर लगी हुई है, और आपको सबसे लास्ट स्ट्रिप जो सबसे पीछे होती है वो आपको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, दोनों काम है उसके लिए। जैसे मान के चलें जो हमारी पहली स्ट्रिप है इसका कलर आ गया भाई ग्रीन, जो सेकंड है इसका कलर आ गया ब्लू, जो तीसरी स्ट्रिप है रमान के चलें इसका कलर है येलो, और जो फोर्थ स्ट्रिप है मान के चलें उसका कलर आ गया गोल्ड। तो हम इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस किस तरह से बताएंगे, ध्यान से समझिए बात को। जो सबसे पहला कलर होता है उसका नंबर आप लिखेंगे, जैसे पहला कलर हमारा क्या है ग्रीन, तो ग्रीन कितने नंबर के ऊपर है 5 पे, 5 लिख दिया। सेकंड जो कलर स्ट्रिप है वो कौन सी है ब्लू, जो कि 6 पे है, ये 6 लिख दिया। पहले जो दो कलर होंगे उन दोनों कलर्स के जो नंबर हैं वो आपको मल्टीप्लाई करवा देने हैं। दूसरी बात, ये जो हमारे पास यहां पर नंबर लिखे जाएंगे आप याद रखना ये नंबर हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। सिग्निफिकेंट डिजिट होने का मतलब है कि पहले जो कलर है वो कभी ब्लैक नहीं हो सकता। पहले जो दोनों कलर आपके होंगे उसके जो नंबर हैं उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 एक सिग्निफिकेंट डिजिट अकेली कभी भी नहीं है। ठीक है। जो तीसरी वाली स्ट्रिप है उसके लिए आपको उसका मल्टीप्लर लिखना है। जैसे तीसरी स्ट्रिप मैंने यहां पर क्या लिखी है येलो, येलो कितने नंबर के ऊपर है 4 पे, तो 10⁴। सबसे लास्ट हमारी जो स्ट्रिप है वो गोल्ड है। गोल्ड के लिए यहां पर मैंने कितना लिख रखा है 5%, तो आप करेंगे कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो 5% की है, टॉलरेंस जो होगा 5% है, मतलब जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी उसका मैग्नीट्यूड ओरिजिनल मैग्नीट्यूड से 5% ऊपर या नीचे हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई रेजिस्टेंस दे दिया जिसका रजिस्टर दे दिया जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो टेम्परेचर के इफेक्ट से ये हो सकता है कि उसका रेजिस्टेंस 5% बढ़ भी सकता है और उसका टेम्परेचर उसका रेजिस्टेंस है वो 5% घट भी सकता है। तो ये टेम्परेचर इफेक्ट आप इसमें मान सकते हैं आराम से। जैसे इसके लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल हम लेके चलते हैं, तो करवा के कोशिश करता हूं। ये एक न्यूमेरिकल इस तरह का होगा कि जिसमें आपको कलर दे रखे होंगे और उसके हिसाब से आपको रेजिस्टेंस निकालना है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपको रेजिस्टेंस दे रखा हो और उसके हिसाब से कलर वेरिएशन बताना हो। जैसे रेजिस्टेंस हमें दे दिया 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ ओम प्लस माइनस 5% ओम। एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आपके सामने दिया हुआ है, कितना है 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ ओम प्लस माइनस 5% ओम। ओके, यहां से हटा दीजिए, लास्ट में लगा देते हैं इसको। ठीक है, लगा रहने दो। देखो ध्यान से, सबसे पहला हमारा जो काम होगा यहां पर वो क्या होगा कि जो पॉइंट यहां पर आपको दिख रहा है डेसिमल पॉइंट, उसको यहां से हटाना है, क्योंकि हमारे पास ऐसा जो ऊपर इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है उसके अंदर पॉइंट के लिए कोई भी नंबर वगैरह यहां पर नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट यहां से हटा देते हैं। 24 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ ओम प्लस माइनस 5%। यहां से आपकी पावर एक कट जाती है, 5 हो जाएगी। 24 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ ओम प्लस माइनस 5%। अब इसको सोल्व किस तरह से करेंगे, देखिए जो आपकी पहली डिजिट है, पहली सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो हमें पहले कलर के बारे में बताने लग रही है। तो सेकंड नंबर पे कौन है रेड, तो आपका जो पहला कलर है वो आपका रेड हो जाएगा। सेकंड जो डिजिट हमारी होगी सिग्निफिकेंट, वो हमें सेकंड कलर के बारे में बताएगी। सेकंड कलर हमारा क्या है येलो, तो यहां पर आपका सेकंड कलर हो जाएगा येलो। जो 10 की पावर में दे रखा है, जो हमारा मल्टीप्लर है 10 का, वो हमें थर्ड स्ट्रिप के बारे में बता रहा है, थर्ड स्ट्रिप के कलर के बारे में बताने लग रहा है।
तो यहाँ पर आपकी पावर कितनी, 5, 5 पे कौन है, ग्रीन, तो थर्ड जो कलर है वो आपका ग्रीन हो जाएगा। और जो फोर्थ आपकी स्ट्रिप है वो हमें क्या बताने लग रही है, टॉलरेंस हमारा 5% है, टॉलरेंस 5% किसके लिए है, गोल्ड के लिए, तो आपका फोर्थ जो कलर है वो आपका गोल्ड हो जाएगा। अगर मान के चलें ये क्वेश्चन हमारा यही रहे लेकिन सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दे रखी हो, स्टेटमेंट में चेंजमेंट दे दिया और 5 की जगह पे 20% दे दिया, तो पहले वाले 3 कलर तो आपके यही रह जाएंगे इसके हिसाब से। प्लस माइनस 20% किसके लिए है, नो कलर, मतलब आपका जो रजिस्टर है उसके पास फोर्थ ये जो स्ट्रिप हमारी यहां पर है, ये स्ट्रिप यहां पर लगी ही नहीं होगी, किसी भी कलर की नहीं होगी, तो उसके हिसाब से हम यहां पर 20% नो कलर के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, ये थे आपके आज की इस वीडियो के टॉपिक। जो मेन हमारा टॉपिक है वो कार्बन कलर को रजिस्टर ही है। आप एनसीईआरटी से या अनसोल्ड एक्सरसाइज से इसके क्वेश्चन देखें और उनको सोल्व करने की कोशिश करें। जो आपको प्रॉब्लम आती है आप उसको वाया असाइनमेंट भेज सकते हैं। थैंक यू।